अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका मैं आपको आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आ सकता है। मल्टीपर्पज़ टॉपिक है। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर दे चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर दे चुका हूँ। उसको कैचअप कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का नाम है। अगर मैं थोड़ा ब्रीफ कर सकूँ आप लोगों को इस टॉपिक के आने से पहले, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन के मुतालिक चैप्टर है। रिवर्सेबल रिएक्शंस वो होते हैं जो टू वे रिएक्शंस होते हैं, जिनके दरमियान में एक डबल एरो आता है इस तरह से। ये कहलाते हैं रिवर्सेबल रिएक्शंस या टू वे रिएक्शंस। रिवर्सेबल रिएक्शंस होते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा स्टार्टिंग में और फिर प्रोडक्ट रिवर्ट करेगी रिएक्टेंट देने के लिए और फिर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा जिसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम को बयान करने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लॉ रिवर्सेबल रिएक्शन का बयान किया जाता है केमिस्ट्री में। उसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। इम्तिहान में ज़्यादातर ये लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से आता रहा है, क्योंकि पुरानी बुक में भी था, नई बुक में भी है जो हमारी चेंज हुई है। अब ये लॉ क्या है? मास एक्शन यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनका जो मास, उनका जो कंसंट्रेशन रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इफ़ेक्टिव कोलिजन करता है, उसको कहते हैं एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन। इस मुताबिक ये लॉ है जो दो मशहूर साइंटिस्ट या केमिस्ट थे उन्होंने पेश किया था, पीटर वाज और गुल्डबर्ग ने, तकरीबन आज से 150 साल 150 ईयर्स बैक। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, जनरलाइजेशन है रिवर्सेबल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम के लिए। इसका स्टेटमेंट आप देखें, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। लॉ ये कहता है कि जिस रेट पर कोई रिएक्शन होता है, रेट का मतलब यहाँ पे रफ्तार है, स्पीड है, वेलोसिटी है, तो जिस रफ्तार पे रिएक्शन अकर होगा रिवर्सेबल रिएक्शन, उसका दारोमदार इस बात पर है कि कितना एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन है उन रिएक्टिंग स्पीशीज़ की, उन रिएक्टेंट्स की। The rate at which a substance reacts is proportional, directly proportional to its active mass। आगे active mass यानी active mass is the concentration। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एक्टिव मास इस पूरे चैप्टर में और अगले क्लासों में भी और सेकेंड ईयर में भी। एक्टिव मास भी इसी को कहते हैं और कंसंट्रेशन भी इसी को कहते हैं। दोनों नाम इसके हैं, एक्टिव मास या कंसंट्रेशन। एंड द रेट ऑफ अ रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। मुख्तसर ये हुआ कि जितना एक्टिव मास ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, यानी फास्ट रिएक्शन अकर करेगा, तेज़ होगा, कम टाइम में होगा। दैट इज़ द लॉ। अब इसमें दो हिस्से हैं अगर आप गौर करें। एक तो ये कि ऐसा रिएक्शन हो जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो अकेला, तो उसमें तो लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सिंगुलर। लेकिन कभी ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हमारे रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी ऐसा, यानी अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों, यानी रिएक्टेंट 1 हो और रिएक्टेंट 2 हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जितने इन दोनों की प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो ये दो हिस्सों में लॉ इसलिए है कि कभी रिएक्टेंट एक होता है, कभी दो होते हैं।
अच्छा, एक बुलेट लगा के एक ख़ास बात लिखी हुई है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी शुमार हो सकती है इस लॉ की, कि एक्टिव मास से मुराद नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या पर डीएम क्यूब है। यानी ये कंसंट्रेशन या एक्टिव मास दरअसल एक तरह की मोलर कंसंट्रेशन है, जो खुद एक टॉपिक है हमारे चैप्टर 8 में, यानी मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर। यानी इसमें जो लफ्ज़ आया एक्टिव मास, उसकी वजाहत लिखी हुई है कि इसके यूनिट्स होंगे मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर। लास्ट चैप्टर 4 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लीटर और डीएम क्यूब बराबर होते हैं। जिन्होंने लेक्चर मिस किया ज़रूर देखिएगा, लीटर और डीएम क्यूब बराबर, एक ही चीज़ के दो नाम। अब जैसे एग्जाम्पल दिए कि अगर H2 ब्रैकेट में लिखा हो तो इसका मतलब होगा एक्टिव मास ऑफ H2 या कंसंट्रेशन ऑफ H2। दोनों मायने इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हमें एक डेरिवेशन करनी है, उस मैथमेटिकल डेरिवेशन के साथ मिलकर ये सवाल सेक्शन बी में या सी में जाता है। उस डेरिवेशन के साथ मिलकर, ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि अब मैथ्स आएगी थोड़ी सी। एक्सप्लेनेशन तो 2 लाइन की, लेकिन मैथ्स आएगी ज़रा 1 पेज की। एक्सप्लेनेशन मुख्तसर ये लिखी हुई है कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन उस वक्त होता है जब इफ़ेक्टिव कोलिजन हो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का। इससे ये मतलब हुआ कि जो इफ़ेक्टिवली कोलाइड करेंगे दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सही से नोट कीजिएगा इस बात को, ये आगे चैप्टरों में भी आएगा कि जो रिएक्टेंट्स ऑन पर्पस टकराते हैं मॉलिक्यूल्स के कोलिजन में, उनसे ही प्रोडक्ट पैदा होती है। यानी यूँ समझ लें कि अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो सब के सब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को लीड नहीं करेंगे। अगर उसमें 50 लाख इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं तो दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिमेनिंग विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये इस लॉ ऑफ मास एक्शन की एक बात है समझने की। यानी अब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। शर्त ये है कि वो जो कंसंट्रेशन आप बढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें हम मोल बढ़ाए जा रहे हैं। चैप्टर 1 मोल बढ़ाए जा रहे हैं तो यानी पार्टिकल्स बढ़ाए जा रहे हैं। पार्टिकल बढ़ाए जा रहे हैं तो वो अब रश लगाएंगे बर्तन में, टकराएंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन इफ़ेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट बनेगी, तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह होंगे इस चैप्टर में, तो इस डेरिवेशन को तवज्जो से देखिएगा ताकि ये लेक्चर पूरा हो सके। इस डेरिवेशन को कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इस निशान को पहचान लें सही से, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निशान है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निशान है Kc। यानी अब हम ये लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए इसको ड्राइव करेंगे। एंड वंस इट इज़ ड्राइव्ड इट विल यूज़ फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शंस। अब करना क्या है इसमें, थोड़ा ब्रीफ करता चलूँ मैं आपको। इसमें करना ये होगा कि एक जर्नल रिएक्शन आप सपोज करें। जर्नल रिएक्शन वो होता है जिसमें हम पर्टिकुलर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं लेते, जैसे A और B एनी रिएक्टेंट, C और D एनी प्रोडक्ट। वरना रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो भाई नाइट्रोजन हो, अमोनिया हो, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हो, यानी केमिकल कंपाउंड्स हो ना, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, जर्नल रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट्स हो गई। सही है भाई। C, D ये सब जो लिखा हुआ है इनके मोल्स हैं, क्योंकि इनकी भी स्पेशल अटेंशन रखिएगा क्योंकि ये अपीयर होंगे ख़ास जगह पे, जो मोल्स होंगे। अब यही लिखी हुई वर्डिंग के एक जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन तस्वुर करें, होमोजेनियस सिस्टम, ये ज़रा ख्याल रखिएगा, सिंगल मीडियम या सिंगल फेज़, इसको कहते हैं होमोजीनियस। इसका मतलब ये है कि अगर पहला रिएक्टेंट लिक्विड है तो दूसरा भी लिक्विड हो, अगर पहली गैस है तो दूसरी भी गैस हो। दैट इज़ होमोजीनियस रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज़ आर इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर। वरना एक हेट्रोजीनियस होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 फेजेस अलग अलग रिएक्टेंट्स होते हैं। गिवन टेम्परेचर
ये ध्यान रखिएगा, MCQs भी है कि टेम्परेचर बेस्ड होते हैं ये रिएक्शन और इनके कांस्टेंट Kc, यानी अगर हम गर्म ठंडा बदल देंगे माहौल उस रिएक्शन का तो Kc की वैल्यू बदल जाएगी। सही है जनाब, ये बारीकियाँ मैं बता रहा हूँ, वरना ये सिर्फ कॉपी करें और कहें लेक्चर आ गया और हमारे पास नोट्स भी आ गए। F का मतलब फॉरवर्ड होगा, B का मतलब बैकवर्ड या रिवर्स होगा, R भी लिख सकते हैं रिवर्स का, B का मतलब बैकवर्ड, R का मतलब रिवर्स, मायने बराबर एक जैसे। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करना है आपको। कैसे इस्तेमाल करेंगे बच्चों? जो हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन उस तरह इस्तेमाल करेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट कौन है? ए और बी। सही, तो अब देखें गौर से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, आ गया, ऑफ कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। देखिए बीच में कोई निशान नहीं है, मल्टीप्लाई, ए और बी ब्रैकेट में आ गया, यानी उनकी कंसंट्रेशन। सिर्फ नोट वर्दी चीज़ ये है कि इसके एक्सपोनेंट में आएंगे उसके मोल्स अपीयर इन द एक्सपोनेंट, यानी ये ए जो लिखा है यहाँ मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। मोल्स अपीयर इन द एक्सपोनेंट, मोल्स अपीयर इन द एक्सपोनेंट, मोटा मोटा लिखें अपने पास क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी आगे करवाएगा। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। अब लाजमी है कि प्रोपोर्शनलिटी निशान हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो आ गया फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। अब आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह, टाइम बचाना है तो बिल्कुल इसी तरह जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, देखिए डबल एरो लगा हुआ है, फॉरवर्ड जैसे ही हो जाएगा फिर रिवर्स शुरू होगा। अब रिवर्स में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि जब यू जा रहा होगा रिएक्शन तो ए और बी के कंसंट्रेशन एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब रिवर्स बैक आ रहा होगा तो सी और डी के एक्टिव मास या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आना शुरू हो गया ना माशाल्लाह से? ये चीज़ चेक कर ले भाई कि जो मैंने बोला वही है आगे मंजरनामा। ये देखिए वही है ना मंजरनामा, आप भी समझ के करें माशाल्लाह, तो आपको लेक्चर लेने में बोरियत नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी, क्योंकि अब प्रोडक्ट सी और डी थी तो अब सी और डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, उसके रिस्पेक्टिव मोल्स क्या थे? सी और डी, वो सी और डी पावर में आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी हटी तो अब आएगा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, इसको हम कहेंगे बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। ये हो गया आपका बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। सही है जी। और मोल देख लें रिस्पेक्टिवली वही पुराने पावर में आ गए, सी के पावर में सी, डी के पावर में डी। अब यहाँ पे आ गई थ्योरी कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बैलेंस करते हैं, यानी जिस रेट पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा जिस रफ्तार से, स्पीड से, उसी रेट पर बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा उसी रफ्तार से। यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पर ये दोनों बैलेंस होंगे, इक्वलाइज होंगे। तो अब हम वो दोनों जो इक्वेशन है, इसीलिए इसको नंबर दिया है कि अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन, कि रिवर्सेबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश होती है। जब देखें क्या लिखा हुआ है, इक्वलाइज, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, बराबर। अब लेफ्ट पे आप इक्वेशन 1 रख दे जो पीछे लिखी थी, क्या थी भाई? फॉरवर्ड वाली, ए और बी वाली, और राइट पे रेट ऑफ बैकवर्ड लिख दे जो सामने नज़र आ रही है। और अब कांस्टेंट से एक तरफ कर दे, कंसंट्रेशन एक तरफ कर दे, क्वेश्चन डन हो जाएगा और टॉपिक भी एंड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये अच्छा टॉपिक लगा है आपको, आसान भी लगा है, क्योंकि मुश्किल टॉपिक भी आ जाते हैं अचानक से। ये देखें भाई, ये हो गया मंजरनामा क्लियर। क्या फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स के बराबर, फॉरवर्ड रिवर्स बराबर रखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर नीचे आ जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगा। उसको ही ले जा रहे थे, ये इधर ये जाएगा। कंसंट्रेशन के अपॉन में जाए, कांस्टेंट के अपॉन में आए, नजर आया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, दो कांस्टेंट आ गए ना बेटा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। अब ये न्यू कांस्टेंट जो होगा वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। टॉपिक समझ में आया?
कि दो कांस्टेंट एक ही सवाल में नहीं होने चाहिए, एक ही फॉर्मूले में, एक ही डेरिवेशन में। तो अब इस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। लेकिन जाइएगा नहीं भाई, 2 मिनट में इसकी कुछ झलक दिखानी है मुझे आपको, तब ये ख़त्म करेंगे हम पूरा। ये देख ले भाई झलक कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है जो कि क्या बताती है, द रेशो ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स ऊपर आती हैं न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट्स आते हैं डिनोमिनेटर में। एमसीक्यूज भी है और न्यूमेरिकल भी है। देखें सी और डी प्रोडक्ट पे था, इक्वेशन देखिए पलट के पेज, और ए और बी रिएक्टेंट था, तो देखिए रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में और प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, और रिस्पेक्टिव एक्सपोनेंट्स में रिस्पेक्टिव मोल। रिस्पेक्टिव मतलब जो सी का मोल है वो सी के साथ, जो ए का मोल है ए के साथ, यानी कि इधर उधर रैंडम लिख दिया। और देखें एट अ गिवन टेम्परेचर, ये एमसीक्यूज के लिए मोटा मोटा लिखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है और डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होती है। अच्छा एक चीज़ मार्किंग कर लें, एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आएगा तो आपको यहाँ तक करना है। नीचे एमसीक्यूज़ और आईटीक्यूज़ के लिए मैं 1 मिनट आपका लूँगा, यहाँ तक ये डेरिवेशन और टॉपिक है। सवाल भी सुन लें इम्तिहान का, अगर लिखा हो स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एनी जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये जो पूरा टॉपिक पढ़ाई है पूरा आपको करना होगा। सिर्फ जहाँ पे एक बुलेट था वो ऑप्शनल है कि वो करें या ना करें, बाकी पूरा कंप्लीट। अच्छा ये एक चीज़ नोट करें, अगर वो प्रिंट कर दे कोई इक्वेशन, जैसे मैंने तो ABCD से आपके सिलेबस के लिहाज से किया, बुक का, टेक्स्ट बुक का, अगर वो XY दे दे, MN दे दे, तो आपको वो फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में प्रिंटेड कोई इक्वेशन होगी ABCD के अलावा, जैसे पर्टिकुलर हो जाए जिसमें नाइट्रोजन हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हो, तो आपको उसको बेस बना के ड्राइव करना होगा। ख्याल रखिएगा ये। अगर कुछ नहीं लिखा है, जो अभी मैंने वर्डिंग बोली क्वेश्चन के फॉर्मेट की, तब ये एज इट इज़ जाएगा। लेकिन अगर वो इक्वेशन को प्रिंट करके रिक्वायरमेंट मांगेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो आपको उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिहाज से अपने इस टॉपिक को मॉडिफाई करना होगा। फर्स्ट ईयर है, देखिए मैं टाइम ले रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। अब ये सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो है ये देख लें आप एमसीक्यूज़ के लिए और आईटीक्यूज़ के लिए। एमसीक्यूज़ और आईटीक्यूज़ ये है कि आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दें और कहें कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखो, तो देखें प्रोडक्ट वाले को ऊपर लिखा, रिएक्टेंट वाले को नीचे लिखा, इसको आप कहेंगे ये एमसीक्यूज़ या आईटीक्यूज़। आईटीक्यूज़ का मतलब इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, इसके लिए ये क्वेश्चन काम में आएगा। इसे देखें अब 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, देखें 2 इसके पावर में आ गया और दोनों रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन अपॉन में आ गए। नज़र आ रहा है आपको ये चीज़। इसी तरह दुनिया की कोई भी इक्वेशन आपको दे दे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सही करेंगे कि प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लिखनी है, उसका मोल पावर में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं एक्टिव मास कंसंट्रेशन के, और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखना है। जैसे 2 है तो 2 उसके रिस्पेक्टिव पावर में आया, और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट थे 2 अपॉन में आ गए। इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट ऊपर आ गए। बस ध्यान रखिएगा, एक गलती बहुत करता है स्टूडेंट, प्लस देख के यहाँ पे भी प्लस लिख देगा और ये हो जाएगा बहुत बड़ा काम ख़राब। ये ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस मत लगा दीजिएगा। स्टेटमेंट पढ़ें, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। ये एक और एमसीक्यूज़ है, उसके बाद दी एंड। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। के टेम्परेचर बदलने से Kc की वैल्यू बदल जाती है। टेम्परेचर बदलने से Kc की वैल्यू बदल जाती है। देखिए द वैल्यू ऑफ Kc इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन पे दारोमदार नहीं है, डिपेंडेंस नहीं है। तो अब आप सोचें किस पे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये हो गई एमसीक्यूज़ कि पूछ लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस चीज़ पे नहीं करता है। तो टेम्परेचर पे करता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें कम कर दें, Kc अनअफेक्टेड रहेगा। एक एग्जांपल भी आ गई, जैसे अमोनिया जब बनती है, अमोनिया की इक्वेशन ये होती है N2 + 3H2, अमोनिया बन गई 2NH3।
अच्छा, इसको भी यहाँ पे बना के देखिएगा कि इसका जो है वो केसी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ाई में। तो ये अमोनिया बनने में देखें जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो केसी की वैल्यू देखें क्या है, और जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं 400 डिग्री सी तो देखिए केसी की वैल्यू क्या है। कुछ समझ में आई कहानी कि टेम्परेचर बदला तो केसी की वैल्यू बदल गई। इसी तरह N2O4 की डिकम्पोजिशन, N2O4 की जिसको कहते हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसको डिकम्पोज करें N2O4 तो इससे निकलेगी NO2। अब इसको डिकम्पोज जब करेंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है वो कि जब 25 डिग्री पे करेंगे तो इसकी केसी की वैल्यू क्या होगी, और जब 127 डिग्री पे करेंगे तो केसी की वैल्यू क्या होगी, यानी चेंज हो रही है। मुख्तसर ये हुआ कि केसी की वैल्यू टेम्परेचर बदलने से बदलती है, केसी की वैल्यू टेम्परेचर बदलने से बदलती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नए लेक्चर वीडियो मुलाकात होगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।